नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो अपन पढ़ रहे थे अल्कोहल फिनॉल ईथर और उसके अंदर अपने क्लास अपलोड कर दी है। दूसरी क्लास को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। फिनॉल की महत्वपूर्ण रिएक्शंस या इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। अब देखिए, पहली रिएक्शन है नाइट्रोकरण या नाइट्रेशन। इसको नाइट्रीकरण भी बोल दिया जाता कई बार। तो देखिए आप यहाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है फिनॉल की। फिनॉल की रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट H2SO4 से HNO3 से करवाते हो और एक कंसनट्रेटेड HNO3 से करवाते हो, दोनों के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। देखिए, डाइल्यूट HNO3 से अलग, कंसनट्रेटेड से अलग। डाइल्यूट HNO3 से करवाओगे तब ध्यान रखना, केवल ऑर्थो, देखो ये OH समूह है, ये ऑर्थो पैरा निर्देशीय होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह है। तो बाहर से जो भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वो या तो ऑर्थो पे या पैरा पे जुड़ेगा। तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से कोई एक मेन प्रोडक्ट और दूसरा है वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। अब देखिए, अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हो तो एक ही फिनॉल के अंदर, फिनॉल एक ही समूह के अंदर तीनों जगह, दोनों ऑर्थो और एक पैरा, तीनों जगह पर NO2 समूह जुड़ जाएगा। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये बनता है कब? जब आप फिनॉल की रिएक्शन करवाते हो कंसंट्रेटेड सांद्र HNO3 से, ध्यान रखना सांद्र HNO3 से, और डाइल्यूट का मतलब इसको बोलते हैं तनु HNO3। तो तनु HNO3 से करवाओगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल दो प्रोडक्ट बनेंगे। और अगर आप सांद्र HNO3 से करवाते हो तो तीनों जगह एक ही फिनॉल के अंदर दो ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन, तीनों पर NO2 जुड़ जाएगा और वो बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है, पिक्रिक अम्ल। तो आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल का निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखो, ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो बने हैं, इनको अपन भापीय आसवन या वाष्पीय आसवन विधि के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, पृथक किया जा सकता है इनको, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो भाप द्वारा वाष्पित हो जाता है। यह को उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होने से ये तुरंत वेपोराइज हो जाता है। इसलिए फिर इसको वाष्पीय आसवन विधि द्वारा इन दोनों को अलग कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी है हेलोजन या हेलोजिनेशन, हेलोजन का जुड़ना। अब फिनॉल की रिएक्शन आप Br2 और कार्बन डाइसल्फाइड से करवाओगे, ये ऑर्थो पैरा निर्देशी है ही, ऑर्थो और पैरा, ये माइनर और ये मेजर प्रोडक्ट। इसी जगह अगर आप फिनॉल की रिएक्शन 3Br2 या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन जल से अगर अभिक्रिया करवा दी जाए, कहने का मतलब है ब्रोमीन बहुत एक्सेस में, तो अपन ने देखा था सांद्र HNO3 से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन रहा था। यहाँ ब्रोमीन है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप याद रखें इन दोनों को। ये फिनॉल, इसकी तीन रिएक्शन देखते हैं। तनु HNO3, तो यहाँ ऑर्थो और पैरा वाले दो प्रोडक्ट। अगर आप सांद्र HNO3 लेते हो तो क्या बन जाएगा? पिक्रिक एसिड, ऑर्थो NO2 और यहाँ भी NO2, और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं, और यहाँ पर 3Br2 वो लिख दो या फिर ब्रोमीन जल लिख दो। तो ध्यान रखना सेम 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो फिनॉल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का समीकरण लिखिए या फिनॉल से पिक्रिक एसिड निर्माण का समीकरण लिखिए। तो इस टाइप का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। अब देखिए, ये बोर्ड एग्जाम पूछे हुए हैं। फिनॉल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, फिनॉल से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड, इनका लिखिए।
या फिनॉल की रिएक्शन Br2 जल से करवाओ तो क्या बनेगा, फिनॉल की रिएक्शन सांद्र HNO3 से करवाओगे तब क्या बनेगा। इस टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगली रिएक्शन है कॉल्बी रिएक्शन, मैंने आपको ऊपर बताई थी, दोबारा देखते हैं। फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले NH से करवाते हुए ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, यहाँ से H और ये OH बार सोडियम फिनॉक्साइड। सेकंड स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन CO2 और H+ से करवाते हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड हो गया। अब इस COOH ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये ऑर्थो पे है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है। और अगर सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन आगे आप एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हो तो ये बन जाता है एस्पिरिन, ध्यान रखना, पेन किलर दवाई थी ये। उसके बाद रिएक्शन है राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान रिएक्शन इसमें सेम है, फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले करवाते हैं क्लोरोफॉर्म और NaOH से, क्लोरोफॉर्म और NaOH से। देखिए सबसे पहले रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म NaOH से, तो एक इंटरमीडिएट बनता है ये, इसकी रिएक्शन वापस NaOH से करोगे तो ये, और लास्ट में बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो यहाँ आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो फिनॉल का सैलिसिलिक अम्ल में परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो कॉल्बी रिएक्शन लिखो, या सीधा पूछ सकता है कॉल्बी रिएक्शन क्या होती है उसका समीकरण लिखिए। और फिनॉल का सैलिसिल एल्डिहाइड में परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको ये लिखना है। आप ऐसे लिख सकते हो, ये फिनॉल फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, सेकंड स्टेप में आप वापस NaOH से, और सेकंड स्टेप में H+ से, ये बन जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड OH और CHO, सैलिसिल एल्डिहाइड ये हो गया। और इसकी जगह रिएक्शन आप NaOH और फिर CO2 से कराओ, ये कॉल्बी रिएक्शन, और ये हो गई राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान और कॉल्बी में बस इतने डिफरेंस है, यहाँ ये बनता है COOH ग्रुप जुड़ता है और यहाँ बनेगा CHO, बस ये देख लीजिए आप। ये है कॉल्बेज रिएक्शन और ये है राइमर टीमान रिएक्शन। बस आप ये याद रखें, जहाँ CO2 से अगर रिएक्शन करवाते हैं लास्ट में तो वहाँ 99% COOH ग्रुप ही एंटर करता है। फिर है फिनॉल की रिएक्शन, अगर जिंक से करवाते हो आप तो बेंजीन बन जाता है, जिंक है वो, यहाँ इसका करता है रिडक्शन, अपचयन हो जाता है, यहाँ पे इसका बेंजीन बन जाती है। फिनॉल से बेंजीन एक स्टेप में जिंक से रिएक्शन करवा दो। फिनॉल की रिएक्शन अगर आप Na2Cr2O7 और साथ में H2SO4 मतलब एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट, और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो क्या बनेगा, कीटोन। तो ये एक तरीके से कीटोन टाइप ही तो दिख रहा है, फिनॉल है, इसका इससे ऑक्सीडेशन कराओगे तो बेंजोक्विनोन बनता है, ध्यान रखना, बेंजोक्विनोन बोलते हैं इसको। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं, और मेथनॉल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 337 केल्विन, इसको कास्ट स्पिरिट कहा जाता है, अत्यंत विषैली प्रकृति का एक पदार्थ है, और इससे रिएक्शन करवाओगे ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड H2 और जिंक ZNO और Cr2O3 से, इससे बन जाता है मेथनॉल। एथेनॉल, एथेनॉल इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन, 351 केल्विन, 351 केल्विन होता है एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है, सुक्रोज है, इसको इन्वर्टेज एंजाइम की सहायता से अपन कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, इन्वर्टेज की हेल्प से। अब ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज में से कोई भी ले लो, जैसे ग्लूकोज है, इसकी रिएक्शन आप वापस जाइमेज से करवाओगे, जाइमेज से करवाओगे ग्लूकोज की रिएक्शन, उससे बन जाएगा एथेनॉल। और ये रिएक्शन है, इसको किण्वन प्रोसेस, किण्वन का मतलब है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इस एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज है वो एथेनॉल में बदल जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक तरीके से जो रिएक्शन होती है उसको किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है, इसको फर्मेंटेशन, और इससे एथेनॉल बन जाता है।
यदि इस किण्वन O2 के अनुपस्थिति में होता है, यदि किण्वन मिश्रण में या फर्मेंटेशन मिक्सचर के अंदर ऑक्सीजन कांटेक्ट में आ जाए तो ध्यान रखना एथेनॉल की जगह पर एसिटिक एसिड बन जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, और इसे जहरीली शराब कहते हैं। कई बार अपन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत, तो वहाँ एथेनॉल की जगह लोग एसिटिक एसिड पी जाते हैं। अगला है एक छोटा सा टॉपिक, अल्कोहल का विकृतीकरण या डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। डीनेचुरेशन का मतलब है विकृत, मतलब पीने लायक नहीं बचा। तो क्या करें, क्या करते हैं, एथेनॉल के अंदर कॉपर सल्फेट डाल देते हैं, इससे उसका कलर एक तो नीले कलर का हो जाता है, कलर ही सही नहीं दिखता उसका, और एक उसके अंदर पिरिडीन मिला दी जाती है जिससे उनको बहुत दुर्गंध आती है उससे, जिससे व्यक्ति है वो पिएगा नहीं, उसको पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। इसको बोलते हैं एल्कोहल का विकृतीकरण। तो एल्कोहल का विकृतीकरण करने के लिए उसमें कॉपर सल्फेट और पिरिडीन डाला जाता है। पिरिडीन मिलाया जाता है गंध के कारण, ताकि दुर्गंध हो जाए आए उसमें से। अगला है ईथर। सबसे पहले देखते हैं ईथर का निर्माण या फॉर्मेशन। देखिए ये है एथेनॉल। एथेनॉल की रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड से 443 केल्विन 443 केल्विन पर करवाते हो और एक 413 केल्विन पर करवाते हो, दोनों टाइम में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 443 केल्विन पर रिएक्शन करवाते हो तब तो बनता है एल्कीन, क्योंकि यहाँ से H2O निकलता है, और जब आप 413 केल्विन पर करते हो तो बनता है ईथर। ध्यान रखें ये दोनों। अगर हाई टेम्परेचर है वहाँ निर्जलीकरण से H2O निकलने से, डिहाइड्रेशन से एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर की विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड से। अब इसमें क्या होता है, सोडियम है वो हेलोजन को रिमूव कर लेता है अपने साथ, ये सोडियम हेलोजन को रिमूव कर लेगा और बाकी पार्ट है वो आपस में जुड़ जाएगा, ये ईथर बन गया। अब ये क्या होता है, एल्कोक्साइड बैक साइड से अटैक करता है, हेलोजन बाहर निकलता है, इसलिए ये रिएक्शन एक तरीके से SN2 टाइप में होती है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस है वो SN2 टाइप की रिएक्शन है। अब इसमें क्या होता है, विलियमसन ईथर संश्लेषण में ईथर बनाने हेतु RX हमेशा छोटा लेना चाहिए अपने को। ऐसा नहीं कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया आपने, नहीं, छोटे का मतलब सामान्यतः आप चाहते हो कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस की जो रिएक्शन इसमें ईथर बने, तो इसके लिए आपको RX है उसको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के रूप में लेना चाहिए, वरना ईथर की जगह प्रोडक्ट रूप में एल्कीन बन जाएगी। आई समझ में, वहाँ एल्कीन बन जाएगा। देखते हैं अपन ऐसे, मान लो ऐसे अपन ने ये लिया सोडियम एल्कोक्साइड, ये बड़ा लिया है, और यहाँ छोटा एल्किल हैलाइड लिया, देखिए छोटा एल्किल हैलाइड ले लिया। अब क्या होता है, ये सोडियम एल्कोक्साइड अटैक करेगा पीछे से, या ब्रोमीन बाहर, ईथर बन गया ये, एक ही R ग्रुप, एक ही R ग्रुप। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन बैक साइड अटैक करेगा ये बाहर, तो यहाँ समस्या क्या आएगी, यहाँ इसको जगह ही नहीं मिलेगी बैक साइड अटैक करने की। ये पहले से ही 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये इसको यहाँ अटैक करने नहीं देंगे, तो ये अटैक पॉसिबल नहीं यहाँ पर। तो और क्या हो सकता है, और ये होगा कि यहाँ से ब्रोमीन और इस CH3 के ऊपर जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, विलोपन अभिक्रिया, और विलोपन अभिक्रिया होने से एल्कीन का निर्माण हो जाता है। ध्यान रखना, ईथर की जगह। तो अगर आपको ईथर बनाना है, अगर ये ग्रुप चाहिए ईथर के अंदर, ये बड़ा वाला ग्रुप ईथर के अंदर चाहिए, तो आप इस बड़े वाले ग्रुप को एल्किल हैलाइड के साथ में नहीं लेकर के सोडियम एल्कोक्साइड के रूप में लो। अगर आप इस बड़े ग्रुप को अगर आप एल्किल हैलाइड में ले लोगे तो वहाँ बन जाएगा एल्कीन। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में अगर आप ईथर बनाना चाहते हो
तो आपको एल्किल हैलाइड छोटा लेना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन अपन। जैसे ये पूछा है तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर बनाने के लिए समीकरण लिखिए। तो आप देखिए तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर, तृतीयक ब्यूटिल मतलब ये तृतीयक ब्यूटिल 3 डिग्री, और बोला है एथिल ईथर C2H5, ये तृतीयक ब्यूटिल और ये एथिल ईथर हो गया। ये बनाना है तो आप क्या करोगे, एक ग्रुप तो चाहिए अपने को, ये एक चाहिए, तो अपने को पता है कि बड़े वाला ग्रुप है वो एल्किल हैलाइड के साथ आपको नहीं लेना है। अगर आपने बड़े वाला ग्रुप एल्किल हैलाइड के साथ लिया तो एलिमिनेशन से एल्कीन बनेगी यहाँ पर। तो ये बड़े वाला ग्रुप तो होना चाहिए किसके साथ में, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो अपन ये लेंगे ये, और C2H5Br, ये हेलोजन ले लो आइसोन में, ये ले दी, देखिए आप, ये बन गया ईथर। फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करो, सोडियम फिनॉक्साइड, और ये हेलोजन ईथर बन गया ये। और यहाँ अगर ये एथिल मेथिल कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ आप CH3Cl दे सकते हो, C2H5Cl, अगर CH3Cl होगा Cl बार, ये CH3 जुड़ेगा तो मेथिल फेनिल ईथर, और अगर C2H5 होगा तो यहाँ C2H5 जुड़ेगा तो ये एथिल फेनिल ईथर बन जाएगा। तो ईथर बनेगा एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, ईथर ऐसे बनता। फिनॉल से एथिल फेनिल ईथर कैसे बनाओगे, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखें। फिनॉल से एथिल फेनिल ईथर, तो फिनॉल से एथिल फेनिल ईथर की आपको पता है कि इस हाइड्रोजन को हटा करके अपने को CH3 जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा मेथिल फेनिल ईथर, C2H5 जोड़ दोगे एथिल फेनिल ईथर। अब ये डालोगे कैसे, पहले फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड, उसकी रिएक्शन कराओ आप RX से, CH3 डालना आपको इस R की जगह तो CH3Cl से करवाओ, या C2H5 डालना तो C2H5 से करवा दो, मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड ऐसे। ठीक है ना। उसके बाद में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फिनॉल दर्शाता है, कैसे दर्शाता है, एक और एक ये ग्रुप है, एक तरीके का ईथर है OR, इसके ऊपर लोन पेयर है, रिंग में जाएगा और ये बनेगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसके दो एग्जांपल नॉर्मली फेमस है, वो एक तो ये है, अगर OCH3 है तो इसको बोलते हैं एनिसोल, और इसके ऊपर एथोक्सी ग्रुप जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं फेनिटॉल एनिसोल। ठीक है, दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ सेम ही बनेगी। फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन, Br2 एथेनोइक एसिड एनिसोल है, ये ऑर्थो पैरा निर्देशी है ही, एक बार पैरा पे एक बार ऑर्थो पे, ये मेन प्रोडक्ट बनेगा इसका वो माइनर। दूसरी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण एसिलीकरण। देखिए ये एनएडएस AlCl3 क्या करेगा, इस हेलोजन को यहाँ से रिमूव करेगा, पीछे बन गया CH3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये ऑर्थो पैरा निर्देशी है ही, तो एक प्रोडक्ट में ऑर्थो पे और दूसरे में पैरा पे CH3, तो पैरा वाला बनेगा मेजर प्रोडक्ट। फॉर मेथॉक्सी 1 2 3 4, फॉर मेथॉक्सी टोलुइन। और अगर आप एथेनॉइल क्लोराइड, ये है एथेनॉइल क्लोराइड, आप एनिसोल की रिएक्शन एथेनॉल क्लोराइड से करवाते हो CH3COCl, इसको एथेनॉल क्लोराइड कहते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, इस हेलोजन को यहाँ से निकालेगा, पीछे बनेगा ये इलेक्ट्रोफाइल, तो ये ऑर्थो और पैरा पे जाकर के CH3CO ग्रुप जुड़ेगा, ये ऑर्थो पे ये पैरा पे, मेजर प्रोडक्ट। तो फॉर मेथॉक्सी 1 2 3 4, फॉर मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन, इसको एसिटोफिनॉन बोला जाता है। ये है एसिटोफिनॉन, और 1 2 3 और 4 इस पे जोड़ दिया फॉर मेथॉक्सी,
एसिटोफिनॉल बन गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। 4-मिथॉक्सी और 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल, 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल कब बनता है ये? जब आप रिएक्शन करवाते हो एनिसोल की किससे? एथेनॉल क्लोराइड से। एनिसोल या इसको बोलते हैं मेथिल फेनिल ईथर। मेथिल फेनिल ईथर से 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल को बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना रिएक्शन। या फिर मेथिल फेनिल ईथर से 2-मिथॉक्सीटोलुइन, 4-मिथॉक्सीटोलुइन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ध्यान रखना वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पूछ रहा है आपसे। फिर है नाइट्रेशन। मेथिल फेनिल ईथर की रिएक्शन आप HNO3 और H2SO4 से करवाते हो, ऑर्थो और पैरा पे NO2 ग्रुप, मेजर प्रोडक्ट ये। तो एनिसोल से 4 नाइट्रो एनिसोल कैसे बनाओगे? तो रिएक्शन करवा दो HNO3 H2SO4 से। इससे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो बनेगा NO2, ऑर्थो पैरा पे जुड़ जाए, क्योंकि ऑर्थो पैरा निर्देशीय है समूह ये। तो ये था चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए आप, लाइक, और अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर आप कमेंट में बताइए। थैंक यू।